बारिश हो रही है, नॉक के अंदर घुस गए। जी जी रुमान हाशिम साहब, जिस तरह से वो सिचुएशन गजा में नहीं होने दिया। जी 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 रुमान हाशमी साहब, जिस तरह से कल खबर आई थी कि जो डिफेंस सिस्टम था अमेरिका का, उसने इजराइल से हटा करके उसे भेज दिया यूक्रेन। कैसे देखते, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि इनका खुद अपना आयरन डोम था वो नाकाम हो गया, हुती ने दिखा दिया, हिजबुल्लाह ने दिखा दिया, ईरान ने दिखा दिया, तो इनको एरो 3 हो, एरो 2 हो, जी जी तो ये तमाम जो है, और अब जो उनका थॉट था या जो भी डिफेंसिव सिस्टम था वो भी नहीं है। तो कैसे अब ये जंग करेगा इजराइल, अगर ये जंग करना चाहता? और फिर मैं इस पर भी आपसे बात करना चाहूंगा कि खुद नेतन्याहू कितने दिनों के मेहमान रह पाएंगे अब? देखिए, ये तो अदालत पे भी चलेगा, कानूनी तौर पर भी, और वहां के पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, जो उनके एलाइज हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सपोर्ट गवर्नमेंट से खींचते हैं। अगर सपोर्ट खींच लेते हैं तो सरकार गिरेगी, अगर सरकार गिरती है तो फिर वहां इजराइल की जो अपोजिशन पार्टी है, क्या वो बाहर से सपोर्ट देगी या सरकार में शामिल होकर सपोर्ट देगी? बेंजामिन नेतन्याहू को वज़ीर आज़म उनकी सरकार को बरकरार रखने में मदद करेगी, ये तो वहां की पॉलिटिकल पार्टी का फैसला है। वहां की पॉलिटिकल पार्टी फैसला करेंगी, या फिर अदालत कार्रवाई करके उनको अगर सजा सुनाती है। ये दो चीजों के ऊपर मामला डिपेंड करता है। जी, आपने एक जिक्र किया था, जो खबर बताई थी, अमेरिका का एक सिविलियन प्लेन जो करीब 67 लोग को लेके जा रहा था, और हेलीकॉप्टर, कितना मज़ाक़ाख़िज़ जवाब बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि इसमें साजिश है। अगर साजिश है तो फिर वो तो इजरायली एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर था, जो फौजी हेलीकॉप्टर था, वो तो उसमें सिविलियन प्राइवेट हेलीकॉप्टर तो था नहीं, वो अमेरिकन एयरफोर्स का वो चॉपर था, अमेरिकन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर था, जो फजा में उड़ता हुआ जाकर के पीछे से क्रैश कर गया सिविलियन प्लेन से, और वो जाके नदी में, पास के नदी में वो सिविलियन प्लेन गिर गया, जिसमें सारे जाँ बहक हो गए लोग। तो डोनाल्ड ट्रंप को अगर ये साजिश नजर आ रहा है, तो फिर तो वो एयरफोर्स के वो हेलीकॉप्टर, जो फौजी हेलीकॉप्टर उड़ा, उन फौजियों की जांच करें, उनके कमांडर की जांच करें, फिर तो इंटरनल इंक्वायरी करें एयरफोर्स के अंदर में कि कौन लोग सवार थे भाई, क्या कोई टेररिस्ट एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को हाईजैक करके लेके उड़ गया? ये तो डोमेस्टिक उनका मामला है, और आर्मी से जुड़ा हुआ मामला है। डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह बयान देने से पहले तो इंटरनल इंक्वायरी करवानी चाहिए थी। बिल्कुल, इस तरह का बयान देने से पहले, क्योंकि अमेरिकन एयरफोर्स का वो चॉपर था और वो जाके टकराया है, तो गलती किसकी है? कौन उड़ा रहा था? कितने फौजी सवार थे उसमें? किस ब्रिगेड का था? कौन सी बटालियन थी? प्लाटून कौन सा था जो उसमें सवार थे? उसके कमांडर से बात करें, किस मिशन पे उड़े थे, क्यों जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये जो है ना, एक नॉन पॉलिटिकल आदमी है, जो पॉलिटिक्स में आ गए और अपनी बोली से जो प्रोवोकेटिव स्पीच देते हैं, राइट विंग, जो वाइट सुपरमेसिस्ट, और खास करके अमेरिका की जो आवाम है, जो उनके सपोर्टर है, जो वोटर है, देहात में रहने वाले लोग, ट्रक चलाने वाले लोग, इस तरह का काम करने वाले लोग, छोटे कोई व्हाइट कॉलर तो उनके सपोर्टर है नहीं, रिच क्लास उनका सपोर्टर है नहीं, एकेडमिक क्लास पढ़ा लिखा उनको सपोर्टर है नहीं। तो जिस तबके, जो तबका है इलिटरेट क्लास, किसान, फार्मर, ये उनको ये बातें हर जगह, जाहिल, अगर नेता जाहिल है तो वो अवाम, जाहिल अवाम को वो कन्विंस करके ले जाता है, वो उसकी बात वो उसको पसंद आती है। डोनाल्ड ट्रंप का भी यही सिनेरियो है। उन्होंने कह दिया, अब आधा लोग अमेरिका में वो सोचेगा हाँ ये किसने किया है, उसने सोचा छोड़ दिया कि कॉन्स्पिरेसी है। अब सीधा निशान सक जाएगा कि कोई कॉन्स्पिरेसी है तो कोई मुस्लिम टेररिस्ट होगा, कोई ISIS का होगा, कोई अलकायदा का होगा, कोई होगा। और एयरफोर्स का चॉपर था वहां। अखबार यहाँ की तरह चुप तो रहता नहीं है कि महाकुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया और मौतें हो गई, और हमारे यहाँ लीडर बोल रहे हैं कि अफवाह पर कान नहीं धरे, और विलन टॉप में स्टोरी उठा दी रात को 12 बजे उसके रिपोर्टर ने। वो तो पूरा ब्लैकआउट हो गया, पूरी खबर।
अगर ललन टॉप वाले उठाता नहीं तो जहां पे गंगा स्नान हुआ उसके जस्ट अपोजिट दूसरे तरफ इससे कहीं भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। और जो खबर से बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया। डीजीपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हालांकि मुद्दा भटक गया, मैं एक बात जिक्र आ गई। डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसने गंगा स्नान के वक्त जो भद्र हुआ 30 लोग की मौत, अरे उससे कहीं ज्यादा ललन टॉप का रिपोर्टर बातें कर रहा था, बाइट ले रहा था, जो कपड़ों का अंबार था, चप्पल का अंबार था, जो सफाई कर्मचारी जिस भी मशीन से उठाया जाता है, सफाई कर्मचारी ने कहा कि 7 से 8 ट्रक तो ऑलरेडी जा चुका है कपड़े और चप्पल लेकर के। एक बच्ची से दूसरे रिपोर्टर पूछा तो उसने बोला कि गाड़ियों में तो लाशें शव को रख रख करके ले जाया गया है। हल्दीराम का वहां पे आउटपोस्ट रेस्टोरेंट था हल्दीराम, वो लड़की बच्ची वो लैंटा को रोते हुए इंटरव्यू दे रही थी, किस तरह से लोग वहां पे मरे, पूरी खबर ब्लैकआउट हो गई। तो ये सेंसर तो अमेरिका में ऐसा सेंसर नहीं है, यूरोप में ऐसा सेंसर नहीं है। वहां अगर इस तरह के बयान देते हैं तो वाशिंगटन पोस्ट जैसे अखबार वो खबर को लेके सामने आ जाएंगे और तस्वीरें सामने आ जाएंगी। डेमोक्रेटिक पार्टी है, वहां भी कोई अगर डेमोक्रेटिक लीडर बोलेगा, अगर रिपब्लिकन सरकार है, डेमोक्रेटिक का सेनेटर कोई बोलेगा इस तरह की, तो उसको उठा के जेल में ही डाल दिया जाएगा। लीडर पे वहां ईडी का, सीबीआई का, सीआईडी का छापा नहीं पड़ जाता है। इतना डेमोक्रेसी तो वहां पे है। भले हम कह दें कि अरे उनकी डेमोक्रेसी बहुत मेच्योर हो गई है, परिपक्व हो गई है, क्योंकि 200 साल पुरानी डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ 75 साल पुरानी डेमोक्रेसी है, तो ये बोलने की बात है। हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी चाहे 1 साल के बाद, 50 साल के बाद ही डेमोक्रेसी मेच्योर हो जानी चाहिए थी, चाहे वो 200 साल का हो अमेरिका का, चाहे 75 साल का हो। हमारे यहाँ तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही भारत में सबसे पहले, पूरे दुनिया में भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी, बिहार के वैशाली में। तो डेमोक्रेसी तो बहुत पहले से देश के रूट में, लेकिन सेंसर है। तो बरं बात ये अमेरिका का हो रहा था, तो अमेरिका में वहां जो खबर है वो सामने आ जाएगी। महाकुंभ के ताल्लुक से ये खबर भी आ रही है, और कल मैंने तो आर भारत पे कहा कि भाई इतना वीआईपी कल्चर, इतना मीडिया पे इतना कंपटीशन, भाई क्यों इस तरह का बना दिया। तो अब खबर ये आ रही है कि पीएम मोदी जो है वो जो 5 तारीख को जाने वाले थे, अब वो नहीं जा रहे हैं, अब वो वहां पे नहीं जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। क्योंकि जाहिर है कि जब वीआईपी जाते हैं तो बड़ी सिक्योरिटी, बड़ा उसकी वजह से भी अफरा तफरी, माहौल ही बदल गया ना, माहौल बदल। एक टाइम था, नरेंद्र तिवारी जब उत्तर प्रदेश के, जब उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री थे, उनके समय भी महाकुंभ हुआ था। तो कुछ वीआईपी को जाने की बात थी, उन्होंने यूपी के डीजीपी को कहा कि वीआईपी पास इशू कर दीजिएगा। तो उसने कहा वीआईपी का यहाँ पे कोई सीन नहीं है, बहुत मैनेज नहीं सकता है। तो नरेंद्र तिवारी ने भी कहा हाँ, कोई वीआईपी पास इशू नहीं होगा, कोई वीआईपी रूट नहीं बनेगा। और अब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, अब जाकर के जो चीज लोग कह रहे थे कि भाई वीआईपी एंट्री बंद हो, वीआईपी एंट्री, अब जाके वीआईपी पास सारा कैंसिल हुआ है कि वीआईपी एंट्री नहीं होगी। ये चीज पहले करना चाहिए था। अनगिनत लोग मर गए हैं, जब इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा, सच सही आंकड़ा तो तब आएगा। लेकिन जिनके लोग चले गए भाई चले गए, जिसका घर उजड़ता है, बहुत ही अफसोसनाक है, जिसका आशियाना उजड़ता है, वो जानता है तकलीफ और दर्द। मैं आपको बताऊं कि वहां इलाहाबाद में, चूंकि मेरा तो घर है, तो वहां पे यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज, वहां लोग हैं सड़कों पे सो रहे हैं, मतलब कोई इंतजाम नहीं है। लोग जो है पूरा मुस्लिम मोहल्ला जो है वो पनाहगाह बना हुआ है, वहां लोगों ने उनको चाय पिला रहे हैं, कोई जो है खाने पीने के इंतजाम कर रहे हैं, ये तमाम चीजें हो रही। तो ये जो एक नफरत, ये जो नफरत फैला रहे थे, उसकी भी इस तरह की स्टोरी तो आनी चाहिए कि अगर मुस्लिम मोहल्लों में जो श्रद्धालु हैं उनको वहां पे मेहमान नवाजी की जा रही है, उन्हें वहां रखा जा रहा है, उनके खाने पीने का, तो इस तरह की स्टोरी भी सामने आई थी आज के माहौल में, जिस तरह का जिसको कहते हैं सोशल मीडिया चल रहा है। कल मैं इससे पूरी एक स्टोरी करूंगा रुमान हाशमी साहब, मैं आपसे वादा करता हूं कि कल इस पे मैं एक पूरी स्टोरी करूंगा, इसी इशू पे। करवाइए, बाइट मंगवाइए इस पे,